हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। यह हमारा हिस्ट्री का 8th लेक्चर है। जो भी बच्चे 1 से 7 तक नहीं देखे हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको यूट्यूब पे जाकर द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस सर्च करना है। फिर एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन का अपलोड हो गए हैं, और MCQ भी, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों को ये होगा कि जो भी हम पढ़ाते हैं PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे क्वेश्चन भी अपलोड होता है, तो उसके थ्रू आपका और भी रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई बच्चे, चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल्स परसीड एज ए रिजल्ट ऑफ। ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हमने लास्ट लेक्चर में कराया था। तो जो भी बच्चे नहीं देखे, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। 1921 की जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु के परिणाम स्वरूप, तो 12 से 13 मिलियन लोग का डेथ हो गया था। यह रीजन क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एपिडेमिक, फेमाइन, या ऑल द अबव। ठीक। देखिए, ये अगर देखा जाए ना, उस समय हमारे वर्ल्ड वॉर भी आया था। तो जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भी काफ़ी लोगों की मार झेलनी पड़ी, काफ़ी लोगों का डेथ हुआ। उसके बाद तुरंत महामारी आ गया। महामारी मान लीजिए कि जब लोगों का डेथ होता है, तो उनका जो डेथ बॉडी होता है वो सब सड़ने वड़ने लगता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां आती है। तो महामारी आ गई। जब महामारी आया और सब जगह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद हो गया था, फसल नहीं उपजा पा रहे थे, तो क्या हो गया? अकाल आ गया, यानी फेमाइन। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा भूखमरी आ गई, तो लोगों की और डेथ होने शुरू हो गई। तो यानी इसका कारण क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एपिडेमिक, फेमाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो वहाँ से ये सब कवर कर लीजिएगा। ये हो गया। आप मतलब ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ग्यून्स मैजिन। देखिए, ग्यून्स मैजिन के बारे में गलत कथन ज्ञात कीजिए। ये भी चंडीगढ़ के एग्जाम में आया हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना है कौन सा गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। देखिए, पहला क्या है? ही वॉज ए मेंबर फॉर सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। हाँ, वो कार्बोनरी के सोसाइटी के वो मेंबर थे, ग्यूस मजनी ने। फिर सेकंड क्या है? ही बिलीव द गॉड हैड इंटेन नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उनका मानना था कि परमेश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्रकृति का यह बनाने का इरादा किया था। हाँ, तो ये उनका भी मानना था। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। वह युवा यूरोप के संस्थापक थे। हाँ, ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यही थे। ठीक है। ये भी देख लीजिए। और आपका इसके मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब देखिए, जो लिखा है यूसुफ मजानी के रिलेटेड जितने भी ये तीनों ऑप्शन है, उनको याद रखिएगा। ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप, तो आपका नाम याद रहेगा। आपको अगर इन पर्सन का नाम याद रहेगा, तो आप इजीली सही कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये भी चंडीगढ़ में आया हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन बुक लिखा है? फान बाऊ चाऊ, हो ची मिन, युआन पू तो, फान चू ट्रिन। ये देख रहे हैं कैसे चाइनीज नेम है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एक चाइनीज बुक का नाम है। ठीक है। तो राइटर भी चाइनीज, नाम ही पढ़ने से पता चल जाएगा, इसके पता चल जा रहा है कि इसके राइटर चाइनीज ही होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक। तो ये ऑप्शन दिया है फर्स्ट, फान बू चू, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है। जैसे इंदु लेखा। ठीक। इंदु लेखा कौन लिखा था? ओ चानू लिखा था ना, ओ मेनॉन ने लिखे थे। तो इंदु लेखा पूछा गया था ना, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मलयालम में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए।
चाइनीज में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट वाज मेड इन द इंग्लैंड इन द ईयर। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, हिंदी में पढ़ देते हैं। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम वर्ष में इंग्लैंड में बनाया गया था, ये चंडीगढ़ में आया था। किस समय यह एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट आया था, ये भी पूछा जा सकता था। तो ये पूछा जाएगा 80-70 में। ये पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 80, 29, 49, 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा था। ये जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन आया था ना, ये किस एज के लिए बच्चे क्या थे, जैसे 5 से लेकर, ठीक है, और 13 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट आया था। जैसे देखिए हमारे यहाँ सब बढ़े, जैसे आर्टिकल 21 फर्स्ट ए में क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से, यानी 5 साल से लेकर ठीक 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है ना। वैसे बच्चे पहले आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उसके बाद से 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो उनको मिड डे वगैरह सब चीज़ मिलता है, 1 से 8 तक मिड डे मिलता है और स्कॉलरशिप वगैरह सब मिलता है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। ये पूछा गया किस समय आया था, 1870 में आया था। ठीक है, ये इंग्लैंड का बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी। प्रिंसिपल ऑफ गार्डन सिटी किसने डेवलप किया था इस कंसेप्ट को? 3 ऑप्शन दे रखा है, एंड्रयू मिन्स, हैनी मैप्स, एल्वेंजर हॉर्ड या हॉसमन। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपके अनुसार कौन सा सही होगा? तो ये एल्वेंजर हॉवार्ड क्यों ने लिखा था। ठीक, ये भी चंडीगढ़ में, आज तो सारा क्वेश्चन ही चंडीगढ़ का लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है तो आप बस ऑप्शन ही जानिए, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द 95 थेसिस criticizing many of the practice and rituals of the Roman Catholic Church। रोमन कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करते हुए 95 थीसिस किसने लिखा था? ठीक, ये लिखे थे मार्टिन लूथर किंग ने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या लिखे थे, तो 1905 थेसिस बुक लिखे थे। ठीक, ये याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दे सकता है। रोमन कैथोलिक में चर्चा हुआ है मार्टिन लूथर के लिखे हुए चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब देखिए इनसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी फैक्ट बता देते हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पूछा जाए ये कौन थे, ये 32nd यूएस प्रेसिडेंट थे। ठीक, 32nd यूएस प्रेसिडेंट थे। अभी कौन है आपके, जो बाइडेन। ठीक, इससे पहले और इसके वाइस कौन है, कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, देखिए तो ये जो बाइडेन, ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, ये 1933 से 45 तक रुके थे। 1933 से 45 तक, यानी आपका वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तब तक ये थे। ठीक है, अब देखिए ये, अब यहाँ थोड़ा इसे मान लीजिए, थोड़ा ये भी बता देना कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक चला था। यानी ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, ये वर्ल्ड वार सेकेंड टाइम में भी थे। अब देखते हैं ऑप्शन क्या देखा है, इसमें बताना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। लिखा है अनाउंस न्यू डील पॉलिसी टू डिटेक्ट इकोनॉमिक्स डिप्रेशन। हाँ, उस समय थे ये। इंट्रोड्यूस द मच नीडेड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। हाँ, इनके द्वारा ये किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम भी ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव है, इसमें से कोई भी मतलब गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट जो है इनके पक्ष में है, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसमें से कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं। ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार कौन थे, ये पूछा जा सकता है, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रियोतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। पूछा गया है
रेतवाड़ी वस्ती को अंग्रेजों द्वारा किस में पेश किया गया था, ये भी चंडीगढ़ में है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल, सेंट्रल प्रेसिडेंसी, असम। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ी हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछा जा सकता है कि रेतवाड़ी सेटलमेंट जो है, रेतवाड़ी सेटलमेंट है, ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थॉमस, मैं लिख दे रहा हूँ नाम, थॉमस मुनरो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1820 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इनका इंट्रोडक्शन कराया गया मद्रास में, ठीक है। पहला मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर आसाम में, तो अलग अलग स्टेट में इनका इंट्रोडक्शन कराया गया। तो सबसे पहले मद्रास में कराया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या था, जैसे अभी क्या है, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो टैक्स वगैरह का काम धंधा कौन देखता है, रेवेन्यू ऑफिसर है, वो लोगों का काम है कि टैक्स वगैरह किन से क्या लेता है, टैक्स क्या क्या काम होता है, उससे सारी चीज़ करे थे। तो अंग्रेज जो लोग थे वो सब तो टैक्स लेने के लिए हमारे पास नहीं आते थे ना, वो एक तरह के एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए थे, ठीक है। ये रेतवाड़ी करके के एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए थे कि ये जाकर क्या करेंगे, पीजेंट से यानी किसान लोगों से कर को उछलेंगे, टैक्स को उछल के लाएंगे। और ये जो ये रेतवाड़ी लोग हैं, ये टैक्स किनको देंगे, ब्रिटिशियर्स को देंगे। यानी ब्रिटिशियर्स डायरेक्ट पीजेंट के पास नहीं जाते थे इकट्ठा करने के लिए टैक्सेस, ये एक तरह के एडमिनिस्ट्रेशन बना दिए थे रेतवाड़ी लोग। ये करते थे, पीजेंट से टैक्स लेते थे और ये टैक्स लेने के बाद ये ब्रिटिशियर्स को देते थे। जैसे आप लगान मूवी देखे होंगे ना, लगान मूवी में होता क्या था कि ब्रिटिशियर्स जो लोग थे वो आते थे टैक्स लेने के लिए, ठीक है। जो मेन मैनेजर नहीं होता था उन लोगों के पास आते थे टैक्स लेने के लिए, और ये मैनेजर ये किसान लोगों से टैक्स लेते थे, ठीक है। तो अब इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास ऑन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, देखिए आपका डेट भी पूछा गया है। तो ये 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, देखिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट को एक और नाम से भी जानते हैं, अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये मूवमेंट लंच किया गया बम्बई में, ठीक है। बम्बई में लंच किया गया था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय तो। और ये मान लीजिए किनके द्वारा लंच किया गया था, ये जो हमारे महात्मा गांधी है ना, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लंच किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी से भी कितने सारा आंदोलन आया, तो वो लोग वो तो मैं कितनी बार आपको बता दूँ हूँ, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ऋग्वेद के टाइम कौन से चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड, काउ, ग्रेन्स या वाटर। तो काउ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब एक बात बताइए, वेद कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, होमवर्क में है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं और क्या कौन कौन सा इनके, अगर मान लीजिए 3 प्रकार के होते थे, तीनों का नाम लिखना है, 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम लिखना है, 5 प्रकार के होते हैं, पांचों का नाम, यानी कितने टाइप के होते हैं और 4 है तो चारों का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ड बाई। ये टेम्पल किनके द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो ये पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से, ये भी हमने क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। अब पूछा जा सकता है कि कब बना था, ये 630 से लेकर 668 के बीच बना था, ठीक है। और किनके द्वारा बनाया गया था, अगर नाम स्पेशली पूछा जाए तो नरसिम्हा राव सेकंड के द्वारा बना था, फर्स्ट के द्वारा बना था, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। आप लिख भी सकते हैं ये पल्लव डायनेस्टी, शायद ये चोलस डायनेस्टी, चेडिस डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ये आप जब हिस्ट्री का पूरी चीज़ें जब नया लेक्चर आएंगे ना, अपलोड होने लगेंगे, तो इन सब के बारे में जिक्र करेंगे। बस अभी MCQ सीरीज चल रहा है, तो बस आप शॉर्ट चीज़ें जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो पूछा जाएगा किनके द्वारा बना था, तो नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ
वत्सा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। ठीक, बोधि उद्यान, सतनिका या नीचाक्षु। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। तो उस समय ये किनके समय थे ये? तो उद्यान के टाइम था। बुद्ध के समय में वत्स का शासक कौन था? तो उद्यान था। अब ये भी पूछा जा सकता है कब से कब? तो 6 से 5 सेंचुरी, यानी बुद्धा के टाइम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरोट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने खुद को भारत का तोता कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? 4 ऑप्शन दे रखा है। अमीर हसन, जैसी, अमीर खुसरो या फैजी। तो अमीर खुजरो, जो आपके ये है अमीर खुजरो ने ही भारत को तोता कहा था। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फेमस बुक गीत गोविंद इज रिटन बाय। गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया है? उत्तर प्रदेश में आया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया है? जयदेव, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या कालिदास। तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब थोड़ा बता दे रहे हैं, महादेवी वर्मा के द्वारा कौन कौन से बुक लिखा गया है? आपसे पूछा जाएगा। तो अतीत के चलचित्र, ठीक है। उसके बाद से स्मृति की रेखाएं, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन से लिखा गया है? तितली और कामयानी। कालिदास के द्वारा कौन कौन से लिखा गया है? रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, इससे जुड़ी क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है बच्चे, तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं आप उन्हें लिख लीजिएगा। और इसके बाद से एक और लेक्चर अपलोड होगा आपका हिस्ट्री का, लास्ट लेक्चर वो रहेगा। अब हमारे हिस्ट्री का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद से या तो ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन चलेगा। तो आप लोग देखिए, जितना जल्दी हो सके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। 150 आपका टोटल 150 क्वेश्चन अपलोड होगा। ठीक है, 120 है। अगर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें 20 या 25 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल हो जाएगा आपके, मान के चलिए 150 के आसपास। और हमने पॉलिटिकल में भी 150 करा दिया। अब आएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेंगे वो बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देखते रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।